एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। एज यू नो, रिजल्ट आ चुका है और आप सबको पता होंगे कि आपके रिजल्ट क्या हैं। क्या आप भी जून 2026 साइकिल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप स्टार्टिंग कैसे करें? बिकॉज जो पैटर्न है आपका वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूं कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो ऐसा हो कि मेरा नेट क्लियर हो जाए। सो मैं आपको बता दूं कि आप इस बार स्टार्टिंग अपनी ग्लोसरी से करिए। देखिए, ग्लोसरी बस ये नहीं है कि आपको टर्म बताता है। ग्लोसरी में आपको बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट जानने को मिल जाते हैं, बहुत सारी थ्योरी नई नई आपको जानने को मिलेगी। फेमिनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं ग्लोसरी में मिल जाएगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि आप ग्लोसरी स्टार्ट करिए, बिकॉज ग्लोसरी कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जामिनेशन को बूस्ट करेगा। सो इसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना आज का ये वीडियो। और मैंने ए से लेकर डी तक जितने भी अल्फ़ाबेट में टर्म आते थे उनको कवर किया है और आज मैं ई अल्फ़ाबेट में जितने भी टर्म आते हैं उनको कवर करूँगी। देखिए, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो होता है और कहीं ना कहीं ये 20 मिनट आपका जो है 24 आवर में से अगर आप 20 मिनट अगर इस वीडियो को देते हैं तो ये आपका वेस्ट नहीं होगा, आपके लर्निंग को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। तो मैं आपसे कहूंगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी देखिए ताकि आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं बूस्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ई अल्फ़ाबेट में और देखते हैं कि कौन कौन से टर्म आ जाते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है हमारा इको क्रिटिसिज्म। देखिए, इको क्रिटिसिज्म जो था आखिर वो बात किसकी करता है? What is eco criticism? So let me tell you, eco criticism स्टडी करता है इन्वायरमेंट और लिटरेचर के बीच के रिश्ते को। ये फोकस करता है कि कैसे ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो डैमेज कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को। इसके बारे में बात किया जाता है इको क्रिटिसिज्म के अंदर। ठीक, इको क्रिटिसिज्म को किसने दिया? तो विलियम रिकर्ड करके एक राइटर थे। इन्होंने अपना वर्क लिखा था जिसका नाम था लिटरेचर एंड इकोलॉजी। कब लिखा? 1978 में। इसी में इन्होंने इको क्रिटिसिज्म टर्म को दिया था। ओके, देखिए नेचर के ऊपर क्या है, बहुत सारे राइटर ने लिखने का काम किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। नेचर एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसको डेवलप किया गया था इंग्लैंड और अमेरिका में। कौन कौन से वो राइटर हैं जिन्होंने नेचर के ऊपर लिखने का काम किया है? तो देखिए, जेम्स टॉमसन का वर्क आ जाता है द सीजन, जिसको इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था। ये इन्होंने नेचर के ऊपर लिखने का काम किया है। उसके बाद गिलबर्ट वाइट का नेचुरल हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज ऑफ सेल्बर्न जो आया था 1789 में, ये भी वर्क नेचर के ऊपर था। एंड द नेक्स्ट विलियम बर्ट्रम का ट्रैवल जो आता है 1791 में। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है आपके थोरियो, जिन्होंने लिखा था वार्डन। ये वार्डन में फोकस करते हैं कि देखिए, हम सबको नेचर के साथ मिलजुल कर एक सिंपल जिंदगी को जीना चाहिए। ऐसी बात इन्होंने अपने वर्क वार्डन में कहा था। एंड द नेक्स्ट राइटर इज एल्डो लियोपोल्ड, जिन्होंने वर्क लिखा था अ सैंड कंट्री एल्मेनक। कब लिखा? 1949 में। अगर एग्जाम में पूछ दे इसका जेनर तो ये एक नेचर राइटिंग है। नेक्स्ट राइटर आपके कार्सन हो जाते हैं, जिन्होंने लिखा था साइलेंट स्प्रिंग। इसमें ये एक्सपोज करते हैं कि पेस्टिसाइड्स कितना डेंजर है। ओके, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। एंड आपका इको क्रिटिसिज्म में दो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट पर्सपेक्टिव से। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि इको क्रिटिसिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। या फिर आपको इसका फुल फॉर्म दे देगा और बोलेगा कि बताइए ASLE का फुल फॉर्म क्या है या फिर ISLE का फुल फॉर्म क्या है। तो देख लेते हैं फुल फॉर्म। ASLE का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट टर्म इज ISLE, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज ऑफ लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है आपका इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म को देने वाली फ्रैंकिस इबोन थी। इन्होंने 1974 में अपने वर्क में जिसका नाम था फेमिनिज्म और डेथ, इसमें इन्होंने इस टर्म को देने का काम किया था। आखिर इको फेमिनिज्म मूवमेंट कहता क्या है?
इको फेमिनिज्म मूवमेंट का मानना है कि फेमिनिज्म और इन्वायरमेंट जो है वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। जिस तरह से वुमेन ऑप्रेस्ड होती हैं और इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉइट होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आखिर किस तरह से ये आपस में जुड़ा हुआ है, चलिए इसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। मैं 3 वुमेन्स को ले लेती हूँ, एक जो सिटी में रहती है, एक जो सिटी के स्लम एरिया में रहती है और एक विलेज में रहने वाली औरत, और तीनों ही औरत मान लीजिए प्रेग्नेंट हैं। अब जो सिटी में औरत रहती है वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब जो पॉल्यूशन वहाँ पर आया है इसका रीज़न क्या है? सीधी सी बात है कि जब नेचर आपका एक्सप्लॉइट होता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है। अब जब वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ा है तो इसका मतलब है कि उस वुमेन के हेल्थ पे कहीं ना कहीं उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही होता है। इससे समझ आता है कि यस, फेमिनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड। सेम वही बात हो जाती है स्लम एरिया में रहने वाली वुमेन के साथ। जो औरत स्लम एरिया में रह रही है वहाँ पर अगर पानी मान लीजिए बहुत गंदा आता है तो जब वो वुमेन उस पानी को पिएगी तो क्या उसके हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। इससे भी समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये किसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहा है, इस वजह से आ रहा है। ओके, थर्ड वुमेन ले लेते हैं। तीसरी वुमेन आपकी विलेज की है। विलेज की वुमेन्स घर में भी काम की। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि नेचर इतना ख़राब हो गया है, किसी एरिया में सूखा पड़ गया, अब वो अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए क्या करती है कि चलो खेत में भी काम कर लेती है, वहाँ जाती है। अब जब वो वहाँ जाती है, मिट्टी में काम करती है, तो क्या जब खेती करते हैं हम, तो क्या हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या उस केमिकल का असर उस औरत के हेल्थ पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इससे समझ आता है कि यस, फेमिनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर कनेक्ट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इको फेमिनिज्म होता क्या है। चलिए देख लेते हैं। एक अमेरिकन इको फेमिनिस्ट थी जिनका नाम था एनेट कोलॉडनी। ठीक, इनका 2 वर्क देख लीजिए। द ले ऑफ द लैंड जो आता है 1975 में, एक वर्क है द लैंड बिफोर हर जो आया था 1984 में। इसमें इन्होंने एक टर्म को दिया है द फेमिनाइजेशन ऑफ द लैंडस्केप। देखिए इसमें ये कहती हैं कि ये जो अमेरिकन लिटरेचर है वो एक फेमिनाइन बॉडी की तरह लैंड को पोर्ट्रे करता है। ठीक है, जमीन को कैसे ये लोग मानते हैं? एक फेमिनाइन बॉडी की तरह मानते हैं, जिसको ये बस किसी ना किसी तरीके से जीतना चाहते हैं। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे कि वुमेन्स को क्या करते थे, जीतते थे ना वॉर के बाद। सेम उसी तरह जो ये अमेरिकन लिटरेचर है वो पोर्ट्रे करता है लैंड को, और उसको क्या करते हैं, ये जीतना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। यही चीज एनेट कोलॉडनी दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे नेचर जो है और वुमेन है, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। तो नेक्स्ट टर्म है आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक एक ऐसी फिलॉसफी थी जो कहता है कि ह्यूमन जो होता है वही सेंटर में होता है। अगर ह्यूमन का फायदा नेचर को एक्सप्लॉइट करके है तो वो भी कर सकता है। ह्यूमन क्या करे, नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकता है अगर उसका फायदा वहां पर हो रहा है तो। बिकॉज एंथ्रोपोसेंट्रिक का मानना था कि ह्यूमन इज सुपीरियर देन नेचर। ओके, ऐसा किसका मानना था? एंथ्रोपोसेंट्रिक का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसका मानना है कि देखिए ह्यूमन को अपने लाइफ स्टाइल में डीप चेंजेस लाना होगा। क्यों चेंज लाना है? ताकि नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें। आप जानते हैं कि नेचर का कहीं ना कहीं से जुड़ाव हमारे लाइफ से भी है। अगर नेचर खराब होगा तो मतलब पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारी लाइफ जो है वो कम होगी, हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे। जैसे आपने दिल्ली का तो हाल देखा ही होगा कि क्या हो रहा है ना? तो इसी वजह से अब हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना ही होगा ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें। यही बात आपके डीप इकोलॉजी में कही गई है। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका इकोसेंट्रिसिज्म, जहां पे एंथ्रोपोसेंट्रिक में क्या माना जाता था कि ह्यूमन सेंटर में होता है, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे हो गया। इसमें इकोसिस्टम को आपका सेंटर में माना जाता है, ना कि ह्यूमन बींग्स को। बस इतना याद रखिए। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। द फिलॉसफी दैट प्लेस एंटायर इकोसिस्टम एट द सेंटर। इकोसिस्टम को कहाँ रखा? सेंटर में, नॉट ह्यूमन बींग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें देखिए एक राइटर है जिन्होंने लिखा है, जिनका नाम वेंडल बेरी है। वो क्या लिखते हैं? द अनसेटलिंग ऑफ अमेरिका, ये इनका वर्क था।
कब आया? 1977 में आता है, जिसमें एक लाइन है जो बहुत अच्छी है, वी एंड आवर कंट्री क्रिएट वन अदर। हम और हमारी कंट्री क्रिएट करते हैं एक दूसरे को, एंड डिपेंड अपॉन अनदर, और हम लोग क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, एंड पार्ट ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, मैंने यहाँ पे एक टर्म भी ऐड कर दिया है जॉर्ज लुका का, जिसका नाम है बर्जाइस एपिक। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ई अल्फ़ाबेट का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं कल इसका पार्ट 2 लाऊंगी, जिसमें ई अल्फ़ाबेट में जितने भी टर्म आता है मैं उनको कवर करने वाली हूँ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और यहीं पे करती हूँ मैं अपने आज की इस वीडियो को एंड। थैंक यू वेरी मच।